वास्ता दूं, ऐसे क्या सदका दूं जो मेरी आज दुआ कबूल हो जा। मैं इतनी परेशान हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैंने थाने में भी कंप्लेन करी, मैंने डीसीपी ऑफिस में कंप्लेन करी, पुलिस की तरफ से कोई मेरी सुन, मेरे अंदर हिम्मत नहीं रही है बिल्कुल। बहुत ज्यादा मजबूर हूँ मैं, कोई साथ नहीं है, ना ही दिल्ली पुलिस साथ है, ना ही कोई और साथ है मेरे। आज की वीडियो जो है वो आप अगर देखेंगे तो किस तरह से बिल्डर लॉबी ने लोगों को परेशान कर रखा है। अगर कोई अपनी मजबूरी किसी के सामने जाहिर करता है तो उसको पूरा नोचने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसके घर को, उसकी दुकान को। खैर, मैं डायरेक्ट उन लोगों से आपको मिलवा देता हूं जिनका ये केस है और जो ये इस पूरे मामले को आपसे जाहिर करेंगे, आप लोगों को सीधा बताएंगे। हमारे साथ ये लेडीज अभी मौजूद हैं और साथ में ये जेंट्स हैं। आप प्लीज इधर आ जाइएगा जरा सा। मैं आप लोगों को बता दूं, इस केस के अंदर जिनके ऊपर इस बिल्डर लॉबी ने प्रेशर बना रखा है वो अपने आप को 2-3 मर्तबा अपनी जान लेने की कोशिश कर चुके हैं और उन्होंने ऐसा करा है कि मैं इस झंझट से बाहर आऊं और अपने आप को जो है खत्म कर दूं। उनकी वाइफ पूरा वाकया बताती हैं तो दिल दहल जाता है इस चीज को सुन करके। उनके घर को कब्जा करने की कोशिश, उनकी दुकान को कब्जा करने की कोशिश। सीधा मैं डायरेक्ट उनसे ही आपकी बात करा देता हूं, आखिर पूरा मामला क्या है और कौन लोग हैं जो इनको परेशान कर रहे हैं। जी सर, क्या क्या वारदात है, आखिर ऐसा क्या है, मुझे शुरू से बताइए। मुझे आखिर शुरू से क्या हुआ था, क्या मामला था? शुरू से इनको हम लोग की दुकान दे दी थी, इनसे हमारा बेची चलता था कपड़े का। ठीक है। जिनका नाम आरिफ है, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद फारूक और याकूब। इन लोगों को मैंने अपनी दुकान दे दी थी। जो इनकी लेन देन मेरे कपड़े का था वो सब कुछ दे चुका हूं इनको मैं। क्या लेन देन था आपका उनके साथ? उनसे हमारा कपड़े का लेन देन था, उनके पैसे हमारी तरफ थे। तो जाके इन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर करा उस टाइम पे। पूरी मार्केट को पता है इस बारे में कि बहुत टॉर्चर करा इन लोगों ने। पैसे मांगे, मैंने पैसे इनको देके दुकान दे करके अपनी इनकी खत्म कर दी सब मैंने। आगे फिर दोबारा टॉर्चर कर रहे हैं, जबकि मकान मेरे घरवाले के नाम पर है। मामला पूरा क्लियर हो चुका है पुराना जो आपका? नहीं, मेरा पैसा बकाया भी है। दुकान के चेक भी मेरे पास पड़ा है, 22 लाख रुपए का चेक मेरे पास है। अच्छा। जो इन्होंने दिया था, मुझसे बोले कि लगाना मत। आपको इनसे पैसे लेने हैं या फिर आपको इनको पैसे देने हैं? मुझे इनसे पैसे लेने हैं तकरीबन, अब लगा लो इन्होंने 1.5 करोड़ का कपड़ा दिया था मुझे, 14 लाख के चेक 235 में से कटा। तो बाकी सब पेमेंट इनके पास रुक गई, जिसमें कि एक सबूत चेक है 22 लाख रुपए का, जो उन्होंने मुझसे कहा था कि हम आपको दे देंगे। मतलब लगभग ये है कि मुझे थोड़ा कर्जा आ रहा था, उस कर्जे की अदायगी के लिए ही मेरे शौहर ने, जब कहीं से कुछ हल नहीं निकला, कारोबार तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका था, चल ही नहीं रहा था, तो दुकान बेच के पैसे उनके अदा करे थे और ऊपर से उनका अदा करने के बाद हमारे ही पैसे उन पे निकल रहे हैं जो कि इन्होंने हमें नहीं दिए हैं बिल्कुल भी। पैसे कितने पैसे थे तकरीबन? समथिंग होंगे 60-70 लाख के करीब, 70-80 लाख के करीब होंगे पैसे। तो वो पैसे मांगने के लिए जाते हैं आपके शौहर? जाते हैं तो, लेकिन पैसे तो देते नहीं है, ऊपर से और डरा धमका देते हैं। अब ये जो है डर के अपना फिर अपना आके होपलेस होके घर में बैठ जाते हैं। आज ये है माहौल कि हमारा घर से बाहर निकलना भी मुमकिन नहीं हो रहा है। हम ये डरते हैं कि कहीं कुछ ये कर न दें, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने, वो पता ही है सब, 2 बार इन्होंने तो अटेम्प्ट कर दिया है सुसाइड। बस ये तो अल्लाह का रहम समझो कि ये बच के आ गए, लेकिन ये टॉर्चर हमें इस कदर का कर रहे हैं क्या। मैंने ये सोच लिया है कि अब मुझसे परेशानी बिल्कुल नहीं देखी जा रही। अपने बच्चों के साथ, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा, मैं अपने बच्चों के साथ खुद कुछ खा पी के, जहर खा पी के मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर लूंगी और उसके जिम्मेदार यही 3 कर रही हूँ कि ये 3 ही जिम्मेदार हैं। अच्छा, जैसे ये बता रहे थे अभी कि मतलब ये घर में भी घुस गए थे ये लोग और आपके साथ कुछ हाथापाई वगैरह भी हुई थी? शमसुद्दीन, आसिफ और आरिफ, ये 3 लोग ऊपर आए, इनके हाथ में कुछ कागजात थे वाइट से। मैं नहीं जानती क्या था क्या नहीं था वो, लेकिन बस ये मुझसे कह रहे इस पे साइन कर, इस पे साइन कर। मैंने कहा कैसे, क्या मैं कुछ तो पढ़ूं, कैसे साइन करूं, क्या चीज़ है? तो मुझे ऐसे पंच करा इन्होंने धक्का देने के लिए, तो वो मेरे यहाँ ऐसे लगा, मैं पीछे गिरी। मुझे मतलब इससे पहले कि मैं कुछ सोचती समझती, चक्कर में मिल करके आपके हस्बैंड क्या क्या गवा चुके? मेरे हस्बैंड की दुकान पूरी चली गई, फैक्ट्री पूरी चली गई। चीज़ मैंने इनकी पेमेंट क्लियर करने के लिए, ये लोग मेरे हस्बैंड को इतना टॉर्चर कर रहे थे दुकान बिकने के बाद में, तो मैंने ये अपनी जो चीज़ जेवर मेरी शादी की मेरी ससुराल से चढ़ी थी और जो मेरे हस्बैंड ने मुझे अपनी कमाई से बना के दी थी, सब मैंने पहले तो गिरवी रखी थी। गिरवी में ब्याज लग लग के मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं उसके ब्याज भी दे पाऊँ, तो वो चीज़ सारी
ऐसे ही खत्म हो गई है। ये उसके कार्ड हैं कि जो मैंने कितनी पेमेंट है इसमें, जरा सा थोड़ा सा बताएंगे। इसमें 10 लाख की तो एक पेमेंट है और 5 लाख की एक है, प्लस ये सब ब्याज लगाने के बाद में 25 लाख में मेरी सारी चीज खत्म हो गई थी, क्योंकि मेरी औकात ब्याज देने की भी नहीं थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का काम बिल्कुल ठप हो चुका था, कहाँ से मैं ब्याज देती। कुल मिला के मैं कह रही हूँ कि मैं इतनी परेशान हूँ कि मुझे अब अपनी जिंदगी से ना मौत बेहतर लग रही है, और मेरी मौत के जिम्मेदार ये तीनों ही होंगे, मेरी मौत के, मेरे हस्बैंड की मौत के और मेरे तीनों बच्चों की मौत की। और ये बात मैं बार बार सबसे कह चुकी हूँ कि जैसी मेरी जिंदगी अब कर दी है इन लोगों ने, इससे अच्छी तो मौत बेहतर होगी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ भाई, बहुत ज्यादा वाली परेशान। एक्सप्लेन करने के लिए शब्द भी नहीं है। मैं ये सोचती हूँ कि मैं नमाज में भी क्या गिड़गिड़ाऊं, अल्लाह से ऐसा क्या वास्ता दूं, ऐसे क्या सदका दूं जो मेरी आज दुआ कबूल हो जा। मैं इतनी परेशान हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैंने थाने में भी कंप्लेन करी, मैंने डीसीपी ऑफिस में कंप्लेन करी, पुलिस की तरफ से कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। नंद की ससुराल तक ये बात पहुंचाई गई, झूठी सच्ची खबरें लगाई, उधर उसको, मेरी नंद को थोड़ा सा परेशानी सामना करना पड़ रहा, इसलिए मुझे भी बहुत ज्यादा, मैं समझ ली कि मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं इतनी परेशान हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ। और मेरी देखो दिल्ली पुलिस से बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मैंने जो एफआईआर कर रखी है उसकी सुनवाई करें। बहुत टाइम हो गया है, अभी तक ना मेरे पास कोई थाने से फोन आया है, ना डीसीपी ऑफिस से। कितना वक्त हो गया? 11-12 दिन तो हो ही गए हैं आज जी, कोई सुनवाई नहीं है। अब इन लोगों ने क्या करा है क्या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन वाकई में मेरे हस्बैंड में बहुत ज्यादा परेशान है। दुकान भी खा है, मकान पर कब्जा करने के चक्कर में सोच रहा है, दुकान भी खा है मेरे बच्चे की, और अब मकान पे कब्जा करने सोच रहा है, ऐसे नहीं तो ऐसे मकान ले लो। तो बताओ वो कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, उसको तो मकान भी छीन, दुकान भी छीन ली, मकान भी ले रहे हो। मेरे बहू बेटो वाकई में खाने के लिए ना है। मैं बोल रही हूँ फैसल की अम्मी नसरीन कुछ बदमाश वगैरह भी घर में आते हैं? हाँ, आए थे इन लोगों ने लगाए थे मेरे बच्चे को, और मेरा बच्चा दो बार सुसाइड करने का, गली के लड़के लाए समझ लो पकड़ के, मेरे मोहल्ले के। नहीं, बदमाश घर पे आए, मैंने सुना, ये बता रही है किस तरीके से। हाँ भेजे थे बदमाश भी हुआ है। हाँ हुआ हमला 2 बार में इतना परेशान कर रखा है मेरे बच्चे को, होते समझ लो ना घर से निकल सकता ना कुछ कर सकता, इतना परेशान है मेरा बेटा। समझ अभी हमने इनकी वाइफ से, इनसे बात करी, इनके पड़ोसी थे, हमने कहा एक बार पूरी तहकीक करके उनसे मालूम कर लेते हैं आखिर क्या वाकया था। तो ये भी एक पड़ोसी आए थे और उन्होंने जो बात बताई है उससे आपका दिल दहल जाएगा, किस तरह की बातें उन लोगों ने बताई हैं इनके रिगार्डिंग, कि उन लोगों ने किस तरह से इनके साथ फ्रॉड किया है। महबूब हुसैन है, इन दोनों को और मैं 30 साल से इसके पड़ोस में रहता हूँ। इसकी पैदाइश भी मेरे शादी के आसपास में हुई थी, और ये लड़का ऐसा नहीं था, इसका बहुत ज़बरदस्त कारोबार था। मैं बहुत इसके साथ रहा हूँ, इसके आना जाना मेरा बहुत अच्छा था, इसके साथ में पार्टी को साथ में जाया करता था, और इसका कारोबार ऐसा था कि बहुत ज़बरदस्त इसका कारोबार था। और थोड़े सारे अंदरूनी उसके वजह से कोई से परेशानी आई, इसके बाद थोड़ा कर्जा हो गया। कर्जा होने के बाद में इसके ऊपर के कपड़े वालों ने इतना जोर डाला कि इसने अपना कपड़ा की दुकान जो थी गांधीनगर में, इसने दुकान उसको कपड़े वाले को दी। देने के बाद में उन्होंने सारे पैसे इसके रोक लिए और कारोबार इसका एकदम ठप हो गया। आप लोग कौन हैं इनके? हम पड़ोसी हैं जी, पड़ोसी हैं आप इनके। अच्छा ये बताइए कि आखिर इनको किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है? टॉर्चर क्या किया जा रहा है, जो आरिफ वगैरह जो हैं, फारूक वगैरह, पहले ये इनसे कपड़े का काम करते थे। उसके बाद में इन्होंने पैसे चाहिए थे, दुकान लिखवा ली पैसों के बदले में। उसके बाद में सैयद नगर में इनका एक प्लॉट फैक्ट्री थी, वो भी लिखवा ली। उसके बाद में बावजूद इसे बहुत परेशान करा जा रहा है। अब मकान पे कब्जा करने जा रहे हैं। अब इसमें ज्यादा परेशान नहीं करे, इससे पहले 2 बार खुदकशी करने के लिए चला गया है, ये इसी परेशानी की वजह से। क्या नाम है उनका जो परेशान कर रहे हैं? जैसे फारूक है, अच्छा, आरिफ है, ये भैया कई हैं, 3-4 घर। मुझे इस बात की इतनी नॉलेज नहीं, बाकी कई भैया हैं। ये है कि ये लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए कि ये आत्महत्या कर। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल ये है साहब, पता करो, ये बुलाकर लेकर आएंगे। हम क्यों झूठ बोलेंगे, ये बताओ? हमें अपनी कब्र में सोना है, हमें क्या जरूरत पड़ेगी झूठ बोलने? तो लालच न फैसल से है, ना हमें किसी और आदमी से है। हम सिर्फ ये चाहते हैं पुलिस प्रशासन से कि इस फैसल की मदद करी जाए। ये आज बहुत परेशान है और इसके बच्चे भी। फैसल की दिल्ली प्रशासन से हमें गुजारिश है, और ये हम अपील कर रहे हैं हाथ जोड़ करके कि इसकी थोड़ी हेल्प करें, वरना ये लड़का इतना परेशान है, इसकी पूरी फैमिली सुसाइड करने के कगार पे है, और ये बहुत ज़्यादा परेशान है इस टाइम। गुजारिश ये है कि इस फैसल की मदद करी जाए पुलिस की तरफ से,
इसे इंसाफ चाहिए दिलाया जाए। ये लोग परेशान बहुत कर रहे हैं घरों पर आकर। क्या हुआ था? ये हुआ सर कि ना आरिफ और आसिफ मेरे लड़के को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं और शमसुद्दीन, और ये इतना परेशान कर रहा है कि मेरा लड़का सुसाइड करने के लिए 2 बार चला गया। गली मोहल्ले वाले पकड़ के लाए समझ लो, और मैं बुढ़ापे में समझ लो मैं रांड बेवा हूँ, और मेरे बहू को और मेरे बेटे को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं ये लोग। वो मेरे टॉर्चर करते हैं बहुत ही है। तो और कितने पैसे आपके उन रुके हुए हैं उनके ऊपर आपके? 70-80 लाख रुपए करीब मेरे रुके में सर इन पे। 70 उसके बाद भी उनसे मेरा लेन देन हुआ है, तो उन्होंने पैसे नहीं दिए, उसमें पैसे ले लिए मुझसे उन्होंने। कुछ लोग आप बता रहे थे कि घर में भी आए थे। घर में आए थे मोहम्मद आरिफ, आसिफ, शमसुद्दीन, ये तीनों 29 तारीख रात 11:30 बजे करीब में घर में आए थे ये लोग, जो कि मेरे पास वीडियो भी इनकी आने की, और आकर के मुझसे इन्होंने बहुत टॉर्चर करा। जबकि मैं ब्लड प्रेशर और शुगर का पेशेंट हूँ, इन्होंने बहुत टॉर्चर करा और मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। मैं क्या बोलूँ इनसे। आपने पुलिस कंप्लेंट वगैरह कुछ करी? सर मैंने अगले दिन उठते ही सबसे पहले कंप्लेंट करी, क्योंकि उस टाइम मुझे अपना खुद होश नहीं था कि मैं कितना वैसे था डिप्रेशन में। अच्छा, जी। तो अब ये बताएं कि और किस चीजों पे ये कब्जा करने की बात करते हैं? ये तो मेरे मकान के पेपर लेकर के आए, एग्रीमेंट हमने करा है ना, हमारा उसमें कोई साइन है ना हमारे अंगूठे हैं। ये तो आप चेक करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ, पहले तो मकान मेरे नाम पे है ही नहीं, मेरी वाइफ के नाम पे मकान है। कई वाइफ से मुलाकात हुई हो तो उनसे पूछो, कोई बात हुई हो वाइफ से तो पूछो उनसे। पुलिस का क्या कहना है इस मामले में? पुलिस से हमें पूरी उम्मीद है कि पुलिस हमारी कार्रवाई सुनेगी, करेगी हमारा काम जो लगी हमारी। कहाँ कहाँ हुई है आप बता दीजिए। मैंने तो पहले डीसीपी सर, थाने, एसएचओ साहब, आईओ साहब, क्राइम ब्रांच, महिला आयोग समिति, सब जगह कार्रवाई करी है। और मेरी दिल्ली पुलिस से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ दिलाएं। इन लोगों ने हमें बहुत परेशान कर रखा है, खाने कमाने से मोहताज कर रखा है। ये इस बात की भी धमकी देते हैं कि दिल्ली में कभी काम नहीं करने देंगे, और बहुत टॉर्चर करते हैं ये। इनका ऐसा फैसल का ऐसा हालत कर दिया है मैंने, और कर दूंगा आगे भी, कि ये घुटनों पे चल के मेरे पास आके खुद कॉम्प्रोमाइज की भीख मांगेगा। हम तो इसके साथ वो करेंगे, ये इन्होंने ओपनली कहा है बिल्कुल, जो कि मुझे पता है। और मैं आप दिल्ली पुलिस से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड को, मुझे, मेरे बच्चों को इंसाफ दिलाएं। अगर मुझे कुछ होता, मेरे हस्बैंड को कुछ होता, मेरे तीनों बच्चों को कुछ होता, तो उसके जिम्मेदार शमसुद्दीन, आसिफ और आरिफ ही होंगे। दिल्ली पुलिस से हमारी यही अपील है कि इन लोगों को, इनकी परेशानियों को समझ करके, जो लोग दोषी हैं इस मामले में, जो इनके साथ गलत कर रहे हैं, उन लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और उनको जो है किसी भी तरीके से जो इनको टॉर्चर कर रहे हैं उन लोगों पे कि कोई ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि वो लोग दोबारा से इनके घर पे ना आ पाएँ और इनको टॉर्चर ना कर पाएँ, ताकि ये राज़ी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारें और कुछ कारोबार करके अपनी ज़िंदगी को चला सकें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक करें, शेयर करें, बेल का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।